कर रहे होंगे। हर्बीवोरस डायनासोर भी थे जो प्लांट्स खाते थे, कुछ एक डायनासोर ऐसे थे जो दूसरे एनिमल्स को या दूसरे डायनासोर्स को भी खाते थे, जैसा कि हमने मूवीज में देखा है। तो इवोल्यूशन की थियोरी पढ़ने पर अपने को ये पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में, अर्थ के अंदर ऑल सडन कुछ एक ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। इन चेंजेस के अंदर जो एनिमल्स अपने आप को सरवाइव करके बचा के रख सकते हैं वही आगे जिंदा रहते हैं, जो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इस समय हमारे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ऑल सडन स्प्रेड हुआ चाइना में। लोग जब अवेयर नहीं थे तो चाइना के वुहान सिटी में लोगों के डेथ की संख्या इतनी ज्यादा थी क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि कितनी जल्दी एक दूसरे में स्प्रेड होता है, नाक में चला जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करने के कारण सडन डेथ कर देता है। देन जैसे जैसे लोगों को ये चीजें पता चलने लगी, लोग अवेयर होने लगे, ठीक है, अपने आप को उन्होंने बचाना शुरू कर दिया। दैट मींस कोरोना वायरस जैसा एक वायरस अगर एटमॉस्फेयर में आ गया एंड वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के कारण स्प्रेड होने लगा, तो एक साथ कितने सारे देशों में कितने सारे लोग मर गए। मार्च एंड अप्रैल महीने में बहुत सारे लॉस हुए, दुनिया में लाखों लोग मर गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे यहाँ मार्च अप्रैल महीने में इस वायरस ने दस्तक दी। तब तक हम जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर हमने वायरस के बारे में पढ़ना सुनना शुरू कर दिया था, हम अवेयर हो गए थे, हमने अपनी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर करके रख लिया, मास्क वगैरह पहनना शुरू कर दिया, सैनिटाइजिंग शुरू कर दी, अपनी सेफ्टी को बढ़ा दिया। तो हमारी सेफ्टी बढ़ जाने के कारण क्या हो गया, हम उस कोरोना वायरस के अटैक से बच गए। इंडिया में इतने सारे लोग इफेक्ट इतनी नहीं भी हुए एंड जो इफेक्टेड हैं इस कोरोना वायरस से अफेक्शन में आए भी हैं, लोगों में बीमारी इतनी ज्यादा घातक नहीं हुई है कि इतने सारे लोगों की डेथ हो, ठीक है ना। हमारे यहाँ कुछ एक परसेंट 50% से ज्यादा लोग तो रिकवर होकर वापस आ रहे हैं। तो इसी तरह का ऑल सडन अर्थ के अंदर कोई चेंजेस आ गया होगा उस समय में। अर्थ की पुरानी हिस्ट्री में उसकी स्टोरी में देखे तो अर्थ के अंदर इस तरह से एटमॉस्फेयर में अगर कोई चेंज आया होगा तो उस चेंज में जो एनिमल अपने आप को सरवाइव करके बचा के रख पाया होगा वो एनिमल आगे जिंदा रह पाया होगा। बाकी सारे एनिमल्स जो इस एटमॉस्फेयर को सहन नहीं कर पाए होंगे वो सारे एनिमल्स उसी समय खत्म हो गए होंगे। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर एक समय तक अर्थ के ऊपर सबसे बड़े राजा थे, चारों ओर वर्ल्ड में सब जगह सबसे बड़े एनिमल्स डायनासोर से थे। लेकिन हो सकता है कि अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा कोई भूकंप आया हो, बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटा हो, या एटमॉस्फेयर में कोई ऐसे चेंज हुए होंगे जिसके कारण वो डायनासोर पूरे सर्वाइव ही नहीं कर पाए हो एंड सारे के सारे डायनासोर एक लॉट में खत्म हो गए। तो 5000 साल पुरानी स्टोरी अगर डायनासोर की हम देखें तो इवोल्यूशन की स्टोरी हमको 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से शुरू करनी पड़ेगी। तो हम पुरानी हिस्ट्री में जाके तो देख नहीं पाते हैं। आज इस इवोल्यूशन की थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास जो प्रूफ है हमारी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर में, प्लांट्स बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर में, इन सारे ही स्ट्रक्चर्स में, बॉडी के स्ट्रक्चर्स में जो प्रूफ मिले हैं उन प्रूफ को ही सिर्फ हम इमेजिन करके एंड उनको सीक्वेंस में लगा के ये बता सकते हैं कि हाँ कुछ एक साल पहले का एनिमल ऐसा होगा एंड आज का एनिमल ऐसा है। हम इवोल्यूशन की थ्योरी अब ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में पढ़ी है आपने, ह्यूमन की ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा है। पहले हम बंदर थे, आज का जो इंसान दिखाई देता है वो पहले बंदर था। अब वो बंदर से किस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे 4 पैर के बदले 2 पैर पे चलना सीखा, 2 पैर पे पहले मैम उन्होंने थोड़े चेंजेस किए, तो अपने आप चेंजेस नहीं हुए ना, उन्होंने अपने आप चेंज नहीं किया, उन्होंने अपने आप को उनके डीएनए में चेंज हुए और डीएनए में चेंज होने के कारण उनके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ और उनके स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण धीरे धीरे बंदर से गोरिल्ला एंड चिंपांजीज जैसे एनिमल्स बने, चिंपांजीज से पुराने एनिमल ह्यूमन बीइंग बने, ठीक है। स्टोन एज मैन बना, स्टोन एज मैन से निएंथर्डल मैन बने, निएंथर्डल से धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होके आज जो ह्यूमन बीइंग के हम जनरेशन देख रहे हैं वो बहुत अलग तरह से बहुत एडवांस है। और इस अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल इस समय कौन है, पूरे अर्थ को कवर करके रखा है, वो कौन, हम ह्यूमन बीइंग, ठीक है।
ठीक है। सो इस तरह से अपने को इवोल्यूशन की अलग अलग थियोरीज पढ़नी है, एंड इन इवोल्यूशन की थियोरीज को बोर्ड के नियम के हिसाब से बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इवोल्यूशन की अलग अलग थियोरीज जो होती है उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, नोट्स लिखने के आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम क्लास में बताती जाऊंगी। एंड इवोल्यूशन की थ्योरीज जो होती हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ भाई मैंने अभी जो स्टोरी बताई डायनासोर के जन्म की और उनके मरने की वो सही है कि नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए ना। ये सारे प्रूफ जो इन थ्योरीज को हाँ या ना सही या गलत बताते हैं ये प्रूफ्स कहलाते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। नाउ टर्न ऑफ पेज नंबर 4, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 देखो, इसमें हमको एविडेंसेस के इवोल्यूशन के अलग अलग एविडेंसेस दिए हैं एंड ये एविडेंसेस पर शॉर्ट नोट आते हैं। ठीक है, 2 मिनट का क्लास और बचा हुआ है हमारा। इनमें सबसे पहला एविडेंस जो है दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। नाउ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजी में अंडरलाइन करो, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब मैम यस मैम ये जो यहाँ पे जो एनिमल्स बने हुए हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है इसलिए इसको मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। इनके डीएनए ओ डियर वही बता रही हूँ। ठीक है, नाउ मॉर्फोलॉजी समझना मतलब स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि अर्थ के ऊपर जब लाइफ शुरू हुई तब एक ही टाइप का एनिमल बना होगा, और उन्हीं एनिमल्स में थोड़े थोड़े चेंजेस से अलग अलग एनिमल्स बने होंगे। यहाँ पर देखो 3 डायग्राम, 3 एनिमल के पिक्चर दिख रहे हैं। वन इज डॉग, अदर इज शीप एंड थर्ड इज वुल्फ। ठीक है, इन तीनों में सिमिलैरिटीज देखो, इनके फेस के स्ट्रक्चर लगभग सेम है, इनकी नाक और आंखों की पोजीशन लगभग सेम है, कान के स्ट्रक्चर भी सेम दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ ये तीनों एनिमल्स अलग अलग टाइप के हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ये कहते हैं कि सारे एनिमल्स की जो वैरायटी आज हमको दिखाई दे रही है, खाली डॉग में ही आप देखो तो डॉग में ही कितनी वैरायटीज हैं, शीप में देखो तो शीप में कितनी सारी वैरायटीज की शीप आती है। तो ये सारे एनिमल्स में ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ये प्रूफ करती है कि कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, इनके पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही रहे होंगे। ठीक है, प्लांट्स की बात करो तो मैंगो, चीकू, इनमें देखो इनकी लीफ का शेप, इनके लीफ में वेनेशन, इनके लीफ के अंदर की जो डिजाइन्स है ये डिजाइन भी सेम है। ये प्रूफ करती हैं कि इन प्लांट्स में इनके जो पूर्वज प्लांट होंगे, इनके जो एंसेस्ट्रल प्लांट्स होंगे वो कोई ना कोई एक ही प्लांट रहा होगा। दिस प्रूफ कि इवोल्यूशन इस तरह से ग्रेजुअल चेंजेस से ही बना हुआ है। डन। सेकंड एविडेंस इज एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक, नाउ एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, morphology means external structure features and anatomical evidences मतलब internal features। Now, internal features देखो, कुछ एक एनिमल्स के हाथ और पैर के बोन्स के स्ट्रक्चर दिए हैं। ह्यूमन हैंड, फॉक्स का 4 लेग, सामने का पैर, बैट जो है बैट का एक साइड का पूरा पंजे वाला पैर, एंड व्हेल के फ्लिपर्स। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में देखो तो इनमें हड्डियों के जोड़, उनकी उंगलियों के स्ट्रक्चर एंड बोन्स के जॉइंट से प्रूफ करते हैं कि इनमें बाहर की तरफ देखने जाए तो इन एनिमल्स में कहीं ना कोई सुपरफिशियल सिमिलैरिटी दिखाई नहीं देती है। ठीक, मार्क करो एनाटॉमिकल एविडेंसेस में। किया Now, नहीं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर इसको मार्क करते हैं। बाहर से अगर इन एनिमल्स के हाथ को देखो, ह्यूमन हाथ एंड व्हेल का फ्लिपर, बाहर से दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। एक फॉक्स का पैर और हमारे हाथ में बाहर से दिखने में कोई सिमिलैरिटी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर इनको अंदर से हम देखें तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस ये प्रूफ करता है कि अंदर से हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर लगभग सेम है। हमारी उंगलियों में जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स में
जो बोन्स के जॉइंट्स हैं वो सेम है जो व्हेल के फ्लिपर में है, दिख रहे? ठीक है, तो ये सारे एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे एनिमल्स, हमारे पहले के जो पूर्वज होंगे, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। ये सारे ही एनिमल्स के पूर्वज कहीं ना कहीं कोई एक एनिमल होगा जिनमें धीरे धीरे डीएनए एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस होने के कारण एक ही एनिमल से इतनी सारी वैरायटीज के एनिमल्स बने हुए होंगे। ठीक है, सो ये प्रूव करता है कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी शो करते हैं कि इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ होगा। पहले कोई एक टाइप का एनिमल बना होगा, उसमें ग्रेजुअली थोड़े बहुत चेंज होके बेसिक चीज एज इट इज रही होंगी, लेकिन थोड़े बहुत चेंज होने के कारण एनिमल्स ही चेंज हो गए होंगे। इसी तरह का एक और एविडेंस है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क के क्वेश्चन में, सो मार्क करो इसको। डिजेनरेटेड और अंडरडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, मैम रिपीट करिए ना। वेस्टिजियल ऑर्गन का सबसे पहली वाली लाइन, डिजेनरेटेड और underdeveloped useless organ of the organism is called as vestigial organ. रिया शर्मा म्यूट करो बेटा, पीछे से आवाज आ रहा है। ठीक, नाउ आपको मालूम है हमारी बॉडी में भी कितने सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है? वीडियो शुरू। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन मालूम है हमारी बॉडी में? अच्छा, मेरा वीडियो आ रहा है सबको? सोनाली 77 नंबर। मैम यस मैम। आप आपको म्यूट करो सोनाली 77 नंबर। तो हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का साइड का एक छोटा सा प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, वो हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में अभी भी है। ये अब हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैं बताती हूँ, शायद अगर वीडियो खत्म हो जाएगा, टाइम तो खत्म हो गया है, अगर टाइम खत्म हो गया तो क्लास अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारी बॉडी के अंदर ही हैं। यहाँ से प्रूफ होता है कि हमारे पास ये ऑर्गन्स आज भी हैं, काम के नहीं है, लेकिन हम इनको अपने पूर्व जन्म में, हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं इनको यूज करते थे, मतलब एनिमल्स भी इनको यूज करते थे। ठीक है, नाउ टाइम आउट हो रहा है बेटा। मैम 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 मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या करना था? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में ये इसके अंदर ये मैम हाँ दिया हुआ है ना। सी स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल एंड ईयर पिन्ना, ये सब सिमिलैरिटीज हैं। इसके नीचे पर आओ तो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर लीफ का शेप, लीफ का वेनेशन, ठीक है, ये सारी चीजें सिमिलैरिटीज ये बताती हैं कि इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के कोई न कोई एक कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। ठीक, चलो यहाँ तक कोई डाउट? तो फिर पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स एंड 3 और बचे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल है शायद हमारी पहली वाली क्लास। यस मैम, है ना, तो वी विल कंटिन्यू दिस थिंग। तब तक इसको भी आप पढ़ के रखना एंड आज जो 2 चीजें बताई उसके नोट्स बना के रखना। ठीक है, ओके। ये आप इतने ही पार्टिसिपेंट्स आप लोग रोज इन क्लासेस में बैठते हैं क्या? 74 बच्चों की क्लास है ना। आप कितने हो, आप स्टूडेंट्स 9th में कितने थे? कोई एक जन अपने 83 में से सिर्फ 31 पार्टिसिपेंट्स आप आ रहे हैं। बाकी लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपके फ्रेंड्स में आपस में कुछ बातें हुई है, चर्चा हुई है? मैम मैं अदिति के पास मतलब उसके पापा का फोन है, पर उसके पापा बाहर जॉब पर जाते हैं तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाती। हाँ ठीक है, मैंने इसीलिए जूम पर क्लास लेने के लिए किया है। आज की क्लास मैं जनरली कोशिश करूंगी कि अपनी जो भी क्लास होगी उस क्लास को रिकॉर्ड करूं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर वापस से मैं एक नया एप्लीकेशन देने वाली हूँ जूम क्लास का,
या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इतना बड़ा वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मैं वीडियो उसी पर डाल दिया करूंगी, तो जिन बच्चों के पास इस समय लाइव आने के लिए टाइम नहीं है वो इन वीडियो से मेरे लेक्चर्स बाद में देख सकेंगे। ठीक है, अगर जूम क्लासरूम पर आपको हो जाता है अपलोड तो मैं आपको जूम क्लासरूम कैसे डाउनलोड करना उस पर मैं असाइनमेंट दूंगी, टेस्ट दूंगी आपको, वो सब भी हम करेंगे। बट अभी वो सारी चीजें काम मेरे प्रोसेस में है, तो जैसे ही हो जाएंगे मैं उससे आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज भी दे दूंगी, तो आप क्लासरूम में गूगल क्लासरूम में जाके भी आप उस पर से होमवर्क असाइनमेंट और मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 50% स्टूडेंट्स अगर इस तरह से हमारे पास नहीं आ पाते हैं तो हमको उनकी पढ़ाई के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा, इसीलिए हमारी क्लासेस जूम पर ही होंगी एंड जूम पर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो फिर मैं उनको अपलोड कर दिया करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। कोशिश करूंगी कि वो पूरे लेक्चर मेरा अपलोड हो जाए तो सारे स्टूडेंट्स को ये मटेरियल मिल जाया करेगा। ठीक है, तो टाइम आउट हो गया है, तो नाउ कल मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो पहले 5 मिनट में आप उसको क्लियर कर लेना कल से, और फटाफट कल लिंक ज्वाइन करना है, इतना टाइम नहीं लगाना, मैं 5 मिनट के अंदर क्लासरूम लॉक कर दूंगी, फिर आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी क्लासरूम। ठीक है, हाँ बोलो। मैम हम दोनों रहेंगे, 2 लोग एक साथ रहेंगे उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 लोग एक साथ पढ़े अच्छी बात है, एक एक मोबाइल पर शेयर करके आप पढ़ रहे हो, बट सिर्फ आपके पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए। हाँ, हमारी तरफ से ऐसा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है मैम परमिशन। हाँ, बस आप अपनी सेफ्टी देख के चलना और कुछ नहीं। डन? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लीव द मीटिंग, बाय मैम। बाय 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 ऑल ऑफ यू, लीव द मीटिंग बेटा, बाय। यस मैम। आता पहिले टेबल खाली टेबल